बच्चों, आज अपन ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के अंदर भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान विशेषज्ञ के.सी. वहीयर ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय कहा है। यानी आपको एक प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय किसने कहा है, तो के.सी. वहीयर ने कहा है। इसी तरह ग्रेन विल्ले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है, जबकि मोरिस जोन्स जो विद्वान है, विचारक है, उन्होंने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद माना है। ये परीक्षा में पूछ लेता है 1 नंबर वाले में कि भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद किसने माना है, तो भारतीय संघवाद को मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी वाला संघवाद माना है। परंतु ये सत्य है कि भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है, बल्कि यह विशेष बहुलवादी परिस्थितियों में इसने एकात्मक शक्ति अर्थात केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया है। यानी हमारे संघवाद ने केंद्र को अनेक परिस्थितियों में शक्तिशाली बनाया है। अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360 ये विशेष परिस्थितियां हैं। इनके अंदर भारतीय संघवाद की जो प्रवृत्तियां है ना, निम्नलिखित बिंदु के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। पहला, एकात्मक शक्ति, यानी इन तीनों अनुच्छेद के आधार पर भारतीय संघवाद की नवीन जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला, एकात्मक शक्ति या आत्मा वाला प्रदान करने वाला संघवाद, यानी भारतीय संघवाद यानी संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 यानी 352 भारी आक्रमण होने पर या सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति में लागू किया जाता है। 356 राज्य के अंदर संवैधानिक नियमानुसार राज्य की सरकार अगर शासन चलाने में असफल हो तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल के भेजने पर वहां आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर किसी राज्य में या किसी देश के किसी भूभाग या देश पे लागू करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होने पर पूरे भूभाग का शासन केंद्र सरकार या राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। तो इन तीनों अनुच्छेदों के तहत आपातकाल लागू कर विधायी, कार्यपालिका या कार्यकारी व न्यायिक शक्तियां यानी तीनों प्रकार की शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, वित्त आयोग आदि संस्थागत रूप से समस्त शक्तियां भी केंद्र को प्राप्त हो जाने से केंद्र को इन स्थितियों में अधिक शक्तिशाली शक्तियां दी गई हैं। दूसरा, अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को उचित भागीदारी दी गई है। यानी अनेक संस्थाओं के माध्यम से भी भारतीय संघवाद ने राज्यों को उचित भागीदारी दी है। भारतीय संविधान या संघवाद राज्यों को अनेक संस्थाओं के द्वारा या माध्यम से उन्हें उचित महत्व व भागीदारी भी प्रदान करता है। अब जैसे किन किन संस्थाओं में भागीदारी, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी तरह अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें तथा नीति आयोग आदि, ये ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनमें राज्यों को भी उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो उचित प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं के अंदर दे करके या इनके माध्यम से संघवादी रूप में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। तीसरा,
जो प्रवृत्ति है वो है क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। यानी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरू के 2 दशकों के समय में पूरे देश में यानी केंद्र में तथा राज्यों में एक ही दल का शासन रहा। आजादी प्राप्ति के शुरू के 2 दशकों में देश के अंदर संपूर्ण भूभाग पर राज्यों पर एक ही दल का सरकार रही, जिसके कारण संघ या केंद्र व राज्यों के बीच विवाद कम उत्पन्न हुए। इन वर्षों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा हावी रही। यानी जिन वर्षों में एक ही दल का सरकार रही तो उस काल में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा हावी रही। किंतु 1967 के बाद हुए आम चुनाव के बाद कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभरने से केंद्र व राज्यों के बीच विवाद बढ़े। इसके बाद सबसे ज्यादा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से केंद्र व राज्यों के बीच विवाद बढ़ते गए। यानी जब केंद्र व राज्यों के बीच जो है ना 1967 के चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ और उससे कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी, तो केंद्र सरकार ने उन राज्यों में विपरीत दल की सरकार को गिराने के लिए कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे केंद्र व राज्यों के बीच विवाद बढ़ते गए। इसके बाद 1990 के बाद केंद्र में किसी भी दल को मतलब पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वहां उस काल में साझा सरकारों के बनने का दोष हुआ और उन साझा सरकारों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा सहयोग करने से। इस कारण केंद्र की स्थिति उस काल में कमजोर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों को आर्थिक व राजनीतिक स्वायत्ता देने यानी केंद्र के सामने राज्यों के जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्ता यानी उनको अपने राज्यों में आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता यानी स्वायत्ता देने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी। चौथा, सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति का विकास। यानी वर्तमान में कुछ जल विवादों को छोड़कर, जैसे कावेरी जल विवाद है, इस तरह के जल विवादों को छोड़कर सामान्यतः केंद्र व राज्यों के बीच सामंजस्य व समन्वय का वातावरण बढ़ता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। पांचवा, हमारी भारतीय संघवाद में जो 5वीं प्रवृत्ति है वो है जीएसटी जैसी एकीकृत कर व्यवस्था ने भी अंततः राज्यों की जो बहुत लंबे समय से यानी बहुत प्रतीक्षित आर्थिक संसाधनों को ही मजबूत करने की जो मांग थी उसकी वृद्धि या प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। छठा, 1983 में बनाए हुए सरकारी आयोग की सिफारिशों के कारण जल विवादों के कारण भी कुछ राज्यों द्वारा केंद्र पर दबाव डाला गया। वह अनुच्छेद 356 के बार-बार दुरुपयोग के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्ता की मांग भी उठाई जाने लगी, जिसके कारण केंद्र व राज्यों में संघर्ष की राजनीति बढ़ने लगी और इस कारण 1983 में केंद्र व राज्यों के संबंधों में तालमेल या सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जो सरकारी आयोग 1983 में बनाया था उसने 1985 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि केंद्र मजबूत होना चाहिए परंतु सुदृढ़ राज्यों का होना भी जरूरी है। उन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी ना सिफारिश, उस रिपोर्ट के अंदर सिफारिश ये की कि केंद्र तो मजबूत होना ही होना चाहिए परंतु सुदृढ़ राज्य भी होने का सुझाव दिया, जिसके बाद अब ऐसा प्रतीत होता है। ये अपना जो भारतीय संघवाद का जो पाठ है वो पूर्ण हुआ। अब अपन आगे जो है ना नया पाठ लेंगे राजनीति विज्ञान।